नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक मुलाकात इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह की। दोनों के बीच में खास मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अमित शाह की कार में 200 मीटर की दूरी तय कर पहले तो नवन्ना पहुंची, उसके बाद दोनों ने बंद कमरे में बैठकर आमने सामने बातचीत की है। पर सवाल यह है कि ममता बनर्जी जो मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती, उनको अब अचानक से अमित शाह से वक्त मांगने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल यह भी है कि बंद कमरे में दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी। आज इसी अहम सवाल पर खुलासा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच मुलाकात में क्या कुछ हुआ होगा? देखिए, ये मुलाकात बहुत अहम थी, इसलिए अहम बताई जा रही है क्योंकि ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई और चिढ़ पैदा हुआ कांग्रेस के खेमे में, सीपीएम के खेमे में, यानी वामपंथी पार्टियां और साथ ही कांग्रेस, दोनों के अंदर एक डर सताने लगा। वो डर था कि इन दोनों के बीच चर्चा आखिरकार हुई क्यों, क्योंकि एक तो बात तो तय है कि इनको डर जो लग रहा है, इस बात के लिए लग रहा है कि 2024 में जो विपक्षी पार्टियों की एकता की बात की जा रही है, इन लोगों ने जो प्लानिंग बनाई थी कि पश्चिम बंगाल में इस बार कम्युनिस्ट पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस तीनों एक प्लेटफॉर्म पे आएगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में विधानसभा से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में भी करती रही है। तो इस बार भी ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इन दोनों पार्टियों के साथ आएगी। ये दोनों प्लान यही बना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी ने पहले चुनौती दी पीएम उम्मीदवार के तौर पर, और उसके बाद कुछ समय से उनके सुर बदलते दिखाई पड़े। वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई और पीएम उम्मीदवार बनने की जो दावेदारी पेश कर रही थी, उसमें उनकी कमजोरी सामने दिखाई पड़ी। और फिर धीरे धीरे वो विपक्षी खेमे, यानी कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के खेमे से भी अब बाहर होती दिखाई पड़ रही है। इसका कारण है कि कांग्रेस और वामपंथी पार्टी जो वहाँ पर लोकसभा चुनाव में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश में लगी थी, उस पर पलीता लग गया है और इसीलिए ये मुलाकात खास बताया जा रहा है। लेकिन दूसरा स्तर पर ममता बनर्जी को क्यों जरूरत पड़ी और इस मुलाकात में क्या क्या हुआ, ये बड़ी क्यूरियोसिटी वाली बात है, क्योंकि इस पर सबकी नजर टिकी हुई। तो क्या लगता है क्या हुआ होगा? देखिए, ममता बनर्जी ने जैसे उनसे मुलाकात की, बातचीत की, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा जाए तो ममता बनर्जी सबसे ज्यादा चिढ़ी हुई अमित शाह से ही रहती। उसके पीछे के दो कारण हैं। पहला कारण, पश्चिम बंगाल की पूरी रणनीति अमित शाह ने ही बनाई थी। वो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की कुर्सी से हटाना चाहते थे। इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी उन्होंने खुद ही बनाई थी और पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी की हार लगभग सुनिश्चित है। हालांकि पासा पलट गया और भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि 3 से बहुमत तक पहुंच जाएंगे, वो नहीं पहुंच पाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। 100 के आसपास सीटें लाना भी बहुत मुश्किल बात होती है, और उस समय जबकि आपका वहां पर आधार था ही नहीं पहले से। नई नई पार्टी है जो वहां पर धीरे धीरे अपना आधार मजबूत कर रही है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को तो ये लग गया था कि अब उनकी चुनौती भारतीय जनता पार्टी से है। उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ भाजपा को टारगेट किया, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ देखी भी नहीं, भूल गई उनको। लेकिन दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी अगर देखें तो वो पीएम नरेंद्र मोदी से अपने नज़दीकी की बात हमेशा करती रही है। भले ही पॉलिटिकली कितना भी टारगेट करें, दिल्ली आई, मुलाकात की, 2 बार पीएम से मुलाकात की, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। दोनों के बीच अदला बदली होता है, आम के अदला बदली भी हुई, शॉल दिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिफ्ट मिलता है, देते हैं, लेते हैं। और पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच के संबंध पहले की बात की जाती है। ममता बनर्जी भी समय समय पर सराहना कर देती हैं पीएम मोदी से, लेकिन अमित शाह से उनका
36 का आंकड़ा रहा है। वो उनको लगता है कि अमित शाह ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जिता सकते हैं, और इसके कारण दोनों के बीच बिल्कुल जंग जैसी स्थिति रहती थी। और इस बीच अमित शाह गए वहाँ पर सुरक्षा के मामलों की, बॉर्डर स्टेट की सुरक्षा की बात लगातार चल रही है। तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात में सबसे पहले तो सार्वजनिक मंच पर मुलाकात हुई। जो गृह मंत्री राज्यों के थे और मुख्यमंत्री थे, बॉर्डर स्टेट की बात हो रही थी, तो उसमें बीएसएफ की कैसी भूमिका होनी चाहिए, घुसपैठ को रोकने का कैसा उपाय होना चाहिए, पश्चिम बंगाल की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, ये तो सार्वजनिक मंच पर बात हुई। ये उसी तरह की थी जैसे विदेश में जब जाते हैं, चाहे एससीओ की मीटिंग हो, G20 हो, G7 हो, कोई भी जो मीटिंग होती है उसमें पहले सार्वजनिक मीटिंग होती है, सब अपनी अपनी बात करते हैं, उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता होती है। तो ये द्विपक्षीय वार्ता थी अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच, जिसमें सामान्य तौर पर यह कहा गया कि ममता बनर्जी ने जो मांग की, वो मांग थी दो तरह के। एक तरह की मांग जो थी वो ऑफिशियली वो थी 100 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को देने की। मनरेगा फंड की भी बात हुई, क्योंकि ये पिछले 6 महीने से लगातार केंद्र सरकार से पैसे की मांग कर रही हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के समय भी उन्होंने पैसे की मांग की थी कि बकाया राशि जो है पश्चिम बंगाल का उसे दें, लेकिन लगातार केंद्र सरकार के ऊपर भी इस बात के लिए है। और वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है और केंद्र के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें यह भी कहा गया था कि केंद्र सरकार जो फंड देती है पश्चिम बंगाल में, उसको मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में डाल देती हैं, और उस पैसे का बंदरबाट होता है भ्रष्टाचार के लिए, मंत्रियों के खाते में जाता है, उससे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का फंड हो जाता है, उसको जैसे तैसे यूज किया जाता है। जिस काम के लिए पैसे दिए जाते हैं उस काम में उपयोग नहीं होता है। इसलिए ये मामला अटका हुआ था। अमित शाह से इन्होंने रिक्वेस्ट किया। ये गिड़गिड़ाहट जो है सरेंडर कर देना भारतीय जनता पार्टी के सामने, अमित शाह के सामने, ये ममता बनर्जी के लिए थी। दूसरी बात और सबसे बड़ी है, जो बात है ईडी और सीबीआई से जुड़ा हुआ। ये सबको पता है कि ममता बनर्जी अभी बहुत परेशानी में चल रही है, परिवार और पार्टी दोनों ही स्तर पर। परिवार में भी देखें तो उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी, जिन्हें लगभग वो मान चुकी हैं कि वो उनका उत्तराधिकारी होंगे, उनके और किसी भतीजे के बारे में इतनी नज़दीकी की बात नहीं की जाती है। वो अभिषेक बनर्जी को गोवा भी भेजते हैं, अभिषेक बनर्जी को नॉर्थ ईस्ट में भी भेजते हैं। मेघालय में जब उनको जाना होता है उससे 3 दिन पहले अभिषेक बनर्जी वहाँ डेरा डाल के रखते हैं। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। लगभग ये माना जाता है कि ममता के बाद दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी हैं। उनके कारण थोड़े पार्टी के अंदर कुछ बुजुर्ग नेता हैं जो विद्रोही तेवर भी दिखाए थे। तो अभिषेक बनर्जी खुद ही कोयला घोटाला में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, पूछताछ भी हुई है, और उसके बाद उनके कुछ और भाई भतीजों की संपत्ति की जांच हो रही है। दूसरे तरफ पार्टी के अंदर तो इस बात के लिए बहुत ही हंगामा है कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है, और साथ ही ईडी और सीबीआई दोनों पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं पर शिकंजा कसे हुए। अब नोटों का पहाड़ निकल रहा है तो किया भी क्या जाए। बिल्कुल, नोटों का पहाड़ निकल रहा है, और उसके इर्द गिर्द जो उस पहाड़ से खुरेज के निकालने वाले जो नेता हैं, वो मामला भी चल रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो जिस तरीके से 2014 से अभी तक की बात होती है कि पिछले 8 सालों में सीबीआई और ईडी, ये दोनों के जो मामले हैं वहां पर पश्चिम बंगाल में, उसमें केवल टीएमसी के 19 नेता ईडी के रडार पर हैं, जिसके ऊपर पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है, और जो जांच के दायरे में हैं, जिसमें से कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं और कुछ के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई की रिपोर्ट अलग है। सीबीआई जिन मामलों में जांच कर रही है उसमें टीएमसी के बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, वो 30 बड़े नेताओं के ऊपर सीबीआई केस दर्ज कर रखी है और उसकी जांच हो रही है। नारदा, शारदा, स्टिंग, ये सारे मामले उसी में हैं। कई घोटाले हैं। उसके बाद जो फंड के दुरुपयोग की बात है,
अलग अलग विभागों में जो घोटाले हो रहे हैं, 5-6 बड़े मामले तो सीबीआई को, मतलब कुल मिलाकर से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। और ये जो करीब करीब अगर देखा जाए तो 39 लीडर्स हैं जो टीएमसी के, वो सीबीआई और ईडी के रडार पर हैं, जिनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें कई गिरफ्तार हो चुके हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब ममता बनर्जी पार्टी भी और परिवार भी, ये दोनों को बचाना चाहती हैं। कुछ तो नरमी की उम्मीद लेके वो गई थी, गिड़गिड़ाई हैं, और उन्होंने लगभग ये मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर करके वो राजनीति में ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। आलोचना करो विपक्ष पार्टी के तौर पर, पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके तौर पर आलोचना करो, लेकिन अपने एजेंडे के लिए केंद्रीय नेताओं को टारगेट करना, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, इस तरह की जो प्रवृत्ति उनकी बढ़ी है, उसके कारण परेशानी भी बढ़ी है। और अब वो कुछ न कुछ राहत चाहती हैं कि किसी तरीके से उनका परिवार और पार्टी बच जाए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में 30 से ज़्यादा सीटें भी जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को साथ लेकर चल के भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए अपनी पार्टी को और परिवार को बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत सारी बातें हुई, 15 से 20 मिनट की बैठक हुई 1 to 1 उनके ऑफिस में, और फिर वो जो आपने कहा कि कार में भी दोनों साथ में गए। तो ये जो सारी बातें हुई है, उसमें ममता बनर्जी एक तरफ से जो बार बार दहाड़ती थी, अपनी छवि चमकाने की जो कोशिश कर रही थी, उसको बरकरार रखना चाहती है। बिल्कुल, ये चाहती हैं कि लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल में भी, और ये लगे लोगों को कि ये केंद्र से टकरा कर जो पश्चिम बंगाल का विकास रोक रही थी, वो टकराव खत्म होना चाहिए। और वो टकराव खत्म तभी होगा जब केंद्रीय नेताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के ही सही, लेकिन वो मंत्री हैं तो सबके लिए मंत्री हैं, उन लोगों के साथ टकराव खत्म करें, अपनी पुरानी खुन्नस खत्म करें और साथ साथ मिलकर काम मतलब केंद्र सरकार के सामने अब ममता बनर्जी ने घुटने टेक दिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने 100 करोड़ रुपए के लिए केंद्र द्वारा धनराशि जारी नहीं करने का मुद्दा भी उठाया। तो कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार में फंस रही हैं, तो उनको अमित शाह की याद आ रही है। पर सच क्या है वो हमने आपको बताया। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।